नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासो ग्रंथ। और रासो ग्रंथ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे खुमाण रासो को। खुमाण रासो, खुमाण रासो की रचना की थी दलपति विजय ने। ठीक, और बात करते हैं इसके रचना काल की, यानी इसका समय क्या था रचना करने का। तो रचना काल था इनका 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी, ये जो 9वीं शताब्दी जो समय माना गया है, ये माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक, और मोतीलाल मेनारिया ने क्या माना है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शताब्दी माना है। क्या माना है? 17वीं शताब्दी माना है। ठीक, हम बात कर रहे हैं खुमाण रासो की। खुमाण रासो की रचना है वो दलपति विजय ने की। कब की? तो 9वीं शताब्दी में। किन के अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका समय माना है 17वीं शताब्दी। अब हम इसके लिए आगे और पढ़ेंगे। देखिए खुमाण रासो में क्या क्या है। तो इस रचना काल में, यानी इस रचना में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। राज सिंह तक का वर्णन है। ठीक, किंतु खुमाण का विस्तृत वर्णन होने के कारण, इसे खुमाण रासो के नाम से प्रकाशित किया गया या जाना गया। इसे खुमाण रासो के नाम से प्रकाशित किया गया। यानी इस रचना में जो वर्णन किया गया है वो कब किस किस का है? तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। और खुमाण का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे क्या कहा गया? खुमाण रासो के नाम से भी जाना गया। अब देखिए चित्तौड़ में 3 शासक हुए थे। कितने हुए थे? चित्तौड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़ में खुमाण नाम के 3 शासक हुए। कौन कौन से हुए? तो देखिए, एक तो था खुमाण प्रथम,
जिसका समय था 810 से 865 विक्रमी संवत, 865 विक्रमी संवत। ठीक। फिर था दूसरा खुमान यानी खुमान द्वितीय, खुमान द्वितीय। खुमान द्वितीय का समय था 870 से 890 विक्रमी संवत, 890 विक्रमी संवत। फिर आता है खुमान तृतीय, कौन आता है? खुमान तृतीय। और खुमान तृतीय का जो समय था वो था 965 से 990 विक्रमी संवत, 990 विक्रमी संवत। ठीक। अब देखिए खुमान रासों में खुमान रासों में खुमान द्वितीय का खुमान द्वितीय का विस्तार से वर्णन है, विस्तार से वर्णन है। ठीक। इस रचना में खुमान द्वितीय, खुमान द्वितीय यानी चित्तौड़ का शासक, खुमान द्वितीय चित्तौड़ का शासक बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस रचना में खुमान के 24 युद्धों का वर्णन है। फिर बात करते हैं खुमान रासों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है, हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। ठीक। शुक्ल ने खुमान द्वितीय का समय खुमान द्वितीय का समय 869 से 893 विक्रमी संवत माना है। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखिए। इस रचना में 5000 छंद हैं। इसकी
भाषा राजस्थानी है, राजस्थानी है। मुख्य रस, मुख्य रस तो वीर रस है, वीर रस है। फिर बात करते हैं इसकी हस्तलिखित प्रति, हस्त लिखित प्रति कहाँ मिलती है? तो पुन्ना संग्रहालय में, पुन्ना संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, द्विवेदी ने आदिकालीन राष्ट्र साहित्य में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकालीन राष्ट्र साहित्य में स्थान नहीं दिया। ठीक। ये हमने क्या पढ़ा था? खुमान रासो है वो पढ़ा है, यानी हमने जो पढ़ा वो देखे खुमान रासो। खुमान रासो की रचना है वो दलपति विजय ने की। इसका समय 9वीं शताब्दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इनका समय वो 17वीं शताब्दी मानते हैं। इस रचना में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। खुमान का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? खुमान रासो पड़ा। चित्तौड़ में खुमान नाम के 3 शासक हुए थे। पहला था खुमान प्रथम, जिसका समय 810 से 865 विक्रमी संवत। खुमान द्वितीय 870 से 890 विक्रमी संवत। खुमान तृतीय जिनका समय था 965 से 990 विक्रमी संवत। फिर बात करते हैं कि इसमें किसका वर्णन है, यानी खुमान रासों में खुमान द्वितीय का वर्णन है, जिसका समय क्या 870 से 890 विक्रमी संवत। इस रचना में खुमान द्वितीय यानी चित्तौड़ का शासक था का बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस रचना में खुमान के 24 युद्धों का वर्णन दिया गया है। खुमान रासों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। क्या कहा? हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। शुक्ल ने खुमान द्वितीय का समय 869 से 893 विक्रमी संवत माने। इस रचना में 5000 छंद है। ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया था कि खुमान रासों में कितने छंद है? तो 5000 छंद है। इसकी भाषा राजस्थानी है। मुख्य रस इसमें वीर रस है। हस्तलिखित प्रति इसकी पुन्ना संग्रहालय में सुरक्षित है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या माना है? आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया, यानी रासो ग्रंथ माना होगा लेकिन आदिकालीन रासो साहित्य में इनको स्थान नहीं दिया। यह था खुमान रासो। अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बिसल देव रासो। दूसरा जो रासो ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो की रचना की थी नरपति नाहले ने। किसने की थी? नरपति नाहले ने। ठीक। अब बात करते हैं हम इसके रचना काल की। रचना काल, तो इसका रचना काल है वो क्या माना है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। कुछ विद्वान मानते हैं 1155 ईस्वी। ये किसके अनुसार माना गया है? ये शुक्ल के अनुसार माना गया है। किसके अनुसार माना है? शुक्ल के अनुसार। और शुक्ल ने के अनुसार माना है। और ये क्या है? सर्वमान्य मत भी है। क्या है? सर्वमान्य मत है। ठीक। अब हम बात करते हैं इन्होंने किस आधार पर माना है। तो एक दोहा दिया गया है, वो क्या है? संवत 1272, संवत
1272 1272 मत जारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी नाल है रसायन आरंभ करी शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ठीक, यानी संवत 1272 मजारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ करी शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ये दोहा देकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय कितना माना है? 1155 ईस्वी माना है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। अगले जो विद्वान है वो मानते हैं 1545 से 1560 ईस्वी। ये जो समय मानने वाले हैं वो कौन है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 1058 विक्रमी संवत। 1058 विक्रमी संवत मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद जो मानने वाले विद्वान हैं वो मिश्र बंधु हैं। उन्होंने माना 1220 विक्रमी संवत। किसने माना? ये मिश्र बंधुओं ने माना है, मिश्र बंधु। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1073 ईस्वी किसने माना है? 1073 विक्रमी संवत जो माना है वो माना है नागरी प्रचारणी सभा काशिनी। नागरी प्रचारिणी सभा काशिनी। प्रचारिणी सभा काशिनी माना है। ठीक, 16वीं शताब्दी माना है। 16वीं शताब्दी मानने वाले जो विद्वान हैं वो है मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? नागरी प्रचारिणी सभा काशी की। नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने क्या माना था? 1073 विक्रमी संवत माना था ना। इसके लिए उन्होंने प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है? उन्होंने जो प्रमाण दिया है वो दिया है कि संवत सहस 73 जानी 73 जानी नालय कविवर सरसिए वाणी। ठीक, और 1272 जिसने मानी है वो मानने वाले हैं 1272 विक्रमी संवत वो माना है लाला सीताराम ने। लाला सीताराम ने 14वीं शताब्दी जिसने मानी है वो विद्वान है 14वीं शताब्दी
14वीं शताब्दी मानने वाले विद्वान हैं माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त। ठीक, अब हम बात एक बार और कर लेते हैं इनके बारे में, बिसलदेव रासो के बारे में। तो बिसलदेव रासो की जो रचना है वो नरपति नाले ने की। इनका जो समय शुक्ल के अनुसार 1155 ईस्वी है, जो सर्वमान्य मत है। और इन्होंने प्रमाण स्वरूप ये पंक्तियाँ दी हैं, प्रमाण स्वरूप ये पंक्तियाँ बताई कि संवत 1272 जारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ करी शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। और 1545 से 1560 ईस्वी मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 1058 विक्रमी संवत डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। 1220 विक्रमी संवत मिश्र बंधु ने माना। 1073 विक्रमी संवत नागरी प्रचारणी सभा काशी मानते। 16वीं शताब्दी मोतीलाल मनारिया मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 1073 विक्रमी संवत माना है और उसके प्रमाण स्वरूप ये पंक्तियाँ दी है। प्रमाण स्वरूप ये पंक्तियाँ दी, क्या दिया कि संवत 73 जानी नाल रात कविवर सरसिय वाणी। 1272 विक्रमी संवत लाला सीताराम मानते हैं और 14वीं शताब्दी में माता प्रसाद गुप्त मानते हैं। ये तो था इनका रचना काल। अब हम बात करेंगे इनके कथानक की। किसकी बात करेंगे? कथानक की बात करेंगे। ठीक, तो कथानक क्या है इसका? कथानक है इस रचना में अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव तृतीय इन्हीं क्या कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, चतुर्थ। तथा मालव के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का चित्रण है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो देखिए, इसमें जो वर्णन किया गया है इस रचना में वर्णन किया गया अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव तृतीय अर्थात विग्रहराज चतुर्थ तथा मालव के भोज परमार की पुत्री राजमती के प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बिसलदेव उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं। उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं। ठीक, अब वहाँ पर रुकने की जो अवधि है, यानी उड़ीसा में रुकने की अवधि अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। उड़ीसा में रुकने की अवधि क्या है? तो उड़ीसा में रुकने की जो अवधि है वो है शुक्ल के अनुसार तो कितने हैं? शुक्ल के अनुसार तो है 1 वर्ष। ठीक, बिसलदेव रासो के अनुसार कितने? 12 वर्ष। 12 वर्ष है। ठीक, यानी राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर वो कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा के प्रवास पर चले जाते हैं। और उड़ीसा में रुकने की जो अवधि है वो क्या मानी? शुक्ल ने तो क्या कितनी मानी? 1 वर्ष मानी है। अगर प्रश्न पूछ लिया कि शुक्ल के अनुसार
विशलदेव है वो उड़ीसा में कितने समय तक लिए रुके थे, तो 1 वर्ष। और ये पूछ रहे हैं विशलदेव रासो के अनुसार वो कितने वर्ष रुके थे, तो 12 वर्ष रुके थे। अब आगे बात करते हैं हम इसके कथानक को 4 खंडों या भागों में तथा 2000 चरणों में इसके कथानक को 2000 चरणों में विस्तृत किया गया है। ठीक, अब देखिए हम इनके खंड पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसका प्रथम खंड क्या था। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से खंड में क्या है। तो प्रथम खंड में क्या था, विशलदेव व राजमती के विवाह का वर्णन है। ठीक, फिर बात करते हैं हम किसकी, द्वितीय खंड की। और द्वितीय खंड में क्या है, राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर विशलदेव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। ठीक, अब बात करते हैं हम तृतीय खंड में क्या है। तो तृतीय खंड में है राजमती के वियोग का वर्णन। किसका वर्णन है, राजमती के वियोग का वर्णन। फिर आता है चतुर्थ खंड में क्या है, भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना और विशलदेव का उड़ीसा से लौटना तथा राजमती व विशलदेव के पुनर्मिलन का वर्णन है। ठीक, इसके कथानक के बारे में हम और पढ़ लेते हैं एक बार। कथानक क्या है, अजमेर के चौहान शासक विशलदेव तृतीय विग्रह राज चतुर्थ तथा मालव के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का चित्रण है। ठीक, राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर विशलदेव उड़ीसा प्रवास पर चले जाते। उड़ीसा में रुकने की उनकी अवधि शुक्ल के अनुसार 1 वर्ष है, विशलदेव रासो के अनुसार 12 वर्ष है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसके कथानक को 4 खंडों या भागों में विभक्त किया गया, 2000 चरणों में विस्तृत किया गया
प्रथम खंड में विशुलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर विशुलदेव के उड़ीसा जाने का वर्णन, और तृतीय खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है। चतुर्थ खंड है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से पूछा जाता है कि कौन से खंड में राजमती और विशुलदेव के पुनर्मिलन का वर्णन है। तो भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना, विशुलदेव का उड़ीसा से लौटना तथा विशुलदेव विशुलदेव के पुनर्मिलन का वर्णन है। ये था कथानक। अब हम बात करते हैं विशुलदेव रासो के बारे में विशेष तथ्य। तो विशुलदेव रासो के बारे में विशेष तथ्य, विशेष तथ्य कौन कौन से हैं, तो देखिए विशुलदेव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। इसकी नायिका राजमती प्रोसित पत्रिका श्रेणी की नायिका है। प्रोसित पत्रिका श्रेणी की नायिका है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन शुरू हुआ। 12 मासा वर्णन सबसे पहले 12 मासा वर्णन सबसे पहले विशुलदेव रासो से ही प्राप्त होता है। रासो से ही प्राप्त होता है। इस रचना में कार्तिक मास से 12 मासा वर्णन शुरू हुआ है। आगे देखिए, नरपति नालय ने इसे क्या कहा है, से स्त्री रसायन कहा है। स्त्री रसायन कहा है। फिर बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी नायिका के संदर्भ में नायिका के संदर्भ में कहा है कि क्या कहा है, समुच्चय मध्यकालीन
समूचे मध्यकालीन साहित्य में ज़बान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इसकी नायिका के संदर्भ में कि समुच्चय मध्यकालीन साहित्य में जुबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। फिर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा साहित्यिक हिंदी न मानकर राजस्थानी ब्रज व मध्य देशीय जैसी मिश्रित भाषा मानी है। ठीक, आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। डॉक्टर भगीरथ इसे रासो साहित्य में स्थान न देकर रास साहित्य माना है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विशलदेव रासो वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना है। इसका सबसे पहले संपादन सत्यजीवन वर्मा ने किया। उनके द्वारा संपादित रचना में कुल 124 पद थे। इनके द्वारा
संपादित रचना, संपादित रचना विक्रमी संवत 2008 में नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। यानी सत्य जीवन द्वारा वर्मा द्वारा जो संपादित रचना थी वो विक्रमी संवत 2008 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित होती है। ठीक। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बिसलदेव ने गुप्त द्वारा संपादित बिसलदेव रासों में कुल 128 पद हैं। इनके द्वारा संपादित रचना सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है, प्रामाणिक मानी जाती है। यह गेय रचना है तथा मुक्तक रचना है। संयोग व वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस में है, परंतु प्रधानता वियोग श्रृंगार की है, वियोग श्रृंगार की है। देखिए इसके बारे में जो हमने विशेष तथ्य पढ़े हैं वो एक बार और देख लेते हैं, क्या क्या है। बिसलदेव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। ये प्रश्न आया हुआ है कि बिसलदेव रासो है क्या, तो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। इसकी नायिका राजमती प्रोसित पत्रिका श्रेणी की नायिका है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बिसलदेव रासो की नायिका राजमती कैसी नायिका है, तो प्रोसित पत्रिका श्रेणी की नायिका है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बिसलदेव रासो से प्राप्त होता है। इस रचना में कार्तिक मास से 12 मासा वर्णन शुरू हुआ। ठीक, ये प्रश्न दोनों पूछे गए हैं। जो हम विशेष तथ्य में पढ़ रहे हैं ना, वो सारे प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। फिर देखिए नरपति नालय ने इसे क्या माना है, स्त्री रसायन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी नायिका के संदर्भ में कहा था। ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया था कि ये किस नायिका के बारे में कहा गया और ये कथन किसका है, ये पूछा गया था। तो समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये राजमती के बारे में कहा गया। और किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा साहित्यिक हिंदी न मानकर क्या मानी, राजस्थानी ब्रज व मध्य देश से मिश्रित भाषा मानी है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसे रासो साहित्य में स्थान न देकर किस में स्थान दिया, रास साहित्य में स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिसलदेव रासो
वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना है। यानी वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना किसने माना है विसलदेव रासो को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसका सबसे पहले संपादन सत्य जीवन वर्मा ने किया। उनके द्वारा संपादित रचना में कुल 124 पद थे। सत्य जीवन इनके द्वारा यानी सत्य जीवन द्वारा संपादित रचना विक्रमी संवत 2008 में नागरी प्रसारणी काशी से प्रकाशित हुई। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित विसलदेव रासो में कुल 128 पद है। इनके द्वारा संपादित रचना सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। यह गेय रचना यानी गाने योग्य है तथा मुक्तक रचना है। कौन सी रचना है? मुक्तक रचना है। संयोग व वियोग श्रृंगार रस में है, परंतु प्रधानता किस रस की है? तो वियोग श्रृंगार की है। आज हमने 2 रासो ग्रंथ पढ़े हैं। कितने रासो ग्रंथ पढ़े हैं? 2 रासो ग्रंथ पढ़े हैं और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। एक तो हमने पढ़ा था खुमान रासो और दूसरा पढ़ा हमने विसलदेव रासो। मैं आपको पूरे रासो ग्रंथ के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।